हेलो एवरीवन। मैं संजय ठाकुर खान ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केजीएस पब्लिकेशन की अगस्त महीने की मैगज़ीन आ चुकी है और करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत, आप यूँ कह लें करंट अफेयर्स मैगज़ीन डिस्कशन सीरीज़ के अंतर्गत मैं राज्य व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसे आजकल बेहद चर्चा में बना हुआ है, हमारे संविधान की उद्देशिका में शामिल समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्दों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस पर सामाजिक राजनीतिक गलियारे में, कानूनी गलियारे में एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। तो हम जानेंगे कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, या कह ले समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, इन दो शब्दों के संविधान की उद्देशिका में जोड़े जाने को लेकर आखिर ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी क्या है, इससे जुड़े हुए वाद विवाद क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्लस नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस संदर्भ में भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता गहन पुनरीक्षण करा रहा है, जिसको SIR कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हालांकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी टर्मिनोलॉजी ना तो कहीं संविधान में उल्लेखित है और ना ही चुनाव तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े किसी कानून के अंदर इसका उल्लेख है। मतलब इस नोमेनक्लेचर का उल्लेख नहीं है, बट जिस प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए इस नामावली का प्रयोग किया गया है, वो प्रक्रिया अंजाम दी जाती रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा। बस शब्दों की हेराफेरी है, चीजें वही हैं। तो हम जानेंगे कि SIR क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, और बिहार के अंदर खास करके राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर क्यों चर्चा का मुद्दा बना हुआ है या वाद विवाद का विषय बना हुआ है SIR। इसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मद्देनज़र हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के संदर्भ में भारत का क्या पक्ष है, यानी परमाणु निशस्त्रीकरण के संदर्भ में भारत का क्या पक्ष है, इसको हम जानेंगे। हमारी अगस्त महीने की यह मैगजीन इन सारे मुद्दों को, मतलब अन्य मुद्दों के साथ साथ अपने विषय से जुड़े जिन मुद्दों की चर्चा मैंने आपके साथ की, ये सारे मुद्दे अपने अंदर समाहित की हुई है। और निसंदेह विगत अंकों की ही तरह यह अंक भी आपके लिए अंकदायी होगा। अंक का मतलब सीरियल नंबर। ये 8वीं मैगजीन है अगस्त महीने की। तो जैसे विगत महीनों की मैगजीन्स पढ़ के आप लाभान्वित होते रहे हैं, इसे पढ़ के भी आप वैसे ही लाभान्वित होंगे। तो थोड़ा इसके इंडेक्स की तरफ हम लोग चलते हैं, इसमें कौन कौन से मूल मुद्दे हैं ना। केजीएस पब्लिकेशन ने इसे मुख्य तौर पे सिविल सेवा अभ्यर्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किया है। देखिए, ये विषय सूची है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, आप यूँ कह ले आवर्धित कर देता हूं ताकि आप देख सकें। क्योंकि ये मैगजीन वाले फॉन्ट में है तो हो सकता है थोड़ी ब्लरनेस दिख रही होगी आपको, लेकिन इससे परेशान नहीं होंगे, आप मेरी आवाज पे फोकस करेंगे। देखिए, राज्य व्यवस्था एवं शासन है ना, विषय सारणी की एक तरह से कह सकते पहला ही विषय वस्तु है राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित ज्वलंत मुद्दे।
इस कड़ी में पहला टॉपिक है मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण। बेहद संक्षेप में इस संदर्भ में आपको एक मैं होलिस्टिक ओवरव्यू दूंगा, ताकि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप आसानी से जब इसे पढ़ें तो आत्मसात कर सके। तमाम सूचनाओं से भरपूर इस मैगजीन के अंदर कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन पहले से जब उसके कंसेप्चुअल नो हाउस को आप समझ चुके होते हैं तो फिर तथ्यात्मक जानकारियाँ इकट्ठा करना आसान हो जाता है। तो इस पर क्लासेस प्रोवाइड करने के पीछे की मुख्य मोटिव यही है। दूसरा टॉपिक है प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने पर बहस। जैसे इस समय राजनीतिक गलियारे में आप खूब सुन रहे होंगे, खास करके इस समय क्या बहुत पहले से, अगर आरएसएस के मंच से कई अवसरों पर यह मुद्दा उठाया गया है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द चूंकि मूल उद्देशिका या प्रस्तावना का हिस्सा नहीं रहा है, इसे बेसिकली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपातकालीन दौर में संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि वर्ष 1975 से लेकर 77 तक हमारे यहाँ आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल का दौर था, और इसी दौर में इंदिरा जी की पहल पर, क्योंकि उन्होंने ही एक तो उन्हीं के ऊपर इमरजेंसी लागू करने का आरोप लगता है, जो जायज भी है। 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया, मतलब अन्य संशोधनों के अलावा ये भी एक था। ये कहा जाता है कि भाई आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट माना जाता है। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या का वो दौर था, और उस दौर में संविधान के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट किया गया तो हम उस डेवलपमेंट के पीछे की मंशा को कतई लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, यानी अलोकतांत्रिक सोच के साथ इसे जोड़ा गया है, इसलिए इसका उद्देशिका में होना अनुचित है। इसी बात पर बहस चल रही है, चर्चा करूंगा मैं इस पर। इसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर तमाम टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें परमाणु निःशस्त्रीकरण ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। यहां पर भी राज व्यवस्था एवं शासन के अंदर भी कुल 9 टॉपिक्स हैं, है ना, और इसमें से 2 टॉपिक्स आपके साथ में साझा करूंगा, मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण और प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने पर बहस। एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण। इसी को हम संक्षेप में SIR कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले मैं इसकी साइट दिखा दूं कि इन्हें पढ़ने के लिए आप मैगजीन में कहां रेफर करेंगे। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण। अब इससे संबंधित जितनी रेलेवेंट जानकारियां हैं वो सब इसमें उल्लेखित है ना। थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा इस टॉपिक पर, तो इन्हें पढ़कर आत्मसात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब मेरे डिस्कशन करने का मोटिव ये कतई नहीं है कि आपको आपके ऊपर मैं तथ्यों का तीर चलाऊं, नहीं। संकल्पनात्मक दृष्टिकोण से बिल्कुल व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण को लेकर। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको यहां पढ़ने को मिल जाएगा।
देख रहे हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इन सब के बारे में सारा कंटेंट इसमें दे रखा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR in respect of electoral roll। देखिए SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये रिवीजन किसका किया जाता है? इलेक्टोरल रोल का। इलेक्टोरल रोल का मतलब कह लीजिए मतदाता सूची। आपको बताऊं, हमारे संविधान के अंदर निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भाई सीधे तौर पे आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। इसके अलावे रिप्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लाइक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, है ना। ये आपको स्वतंत्रता पूर्वक अपने अंदर मतदाता व्यवहार के सृजन का अधिकार देता है। तो आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, और इसका रेफरेंस आप दे सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1। अब इसके 6 अलग अलग सब क्लॉजेज में जो राइट्स आपको प्रदान किए गए हैं वो सारे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं, है ना। ये भी इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से कनेक्टेड हैं। दूसरी बात, यहाँ मेन रूप से आपको फोकस रहना है आर्टिकल 324 को लेकर, आर्टिकल 324 टू 329। इसके अलावे आप देखेंगे हमारे यहाँ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से संबंधित 2 आधारभूत कानून हैं जो भारत की संसद के द्वारा पारित हैं। वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, और दूसरा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। लेकिन अगर इन सब पे हम विस्तार से चर्चा करें तो चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि SIR तक ही अपनी चर्चा को सीमित रखें। तो इसके लिए जो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस होंगे जिन पर आप फोकस्ड रहेंगे, उसमें सबसे पहले इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यहां से आप आर्टिकल 324 क्लॉज 1, आर्टिकल 326 इनको रेफर करेंगे। और ये जो दोनों जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 50 का और 51 का, इसमें आप 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को रेफर करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ परंतुक हैं, है ना। तो इसके जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं, उसमें मुख्य तौर पे क्लॉज 16, क्लॉज 19, क्लॉज 20 और क्लॉज 21 का रेफरेंस लेंगे, है ना। अब देखो
अनुच्छेद 324 परंतु 1 यह साफ साफ कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित मुद्दों के अधीक्षण, जांच, कार्यान्वयन इत्यादि से संबंधित शक्ति है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत और खास करके इसके क्लॉजेज 16, 19, 20 और 21 के माध्यम से यह बताया गया है कि वोटर लिस्ट को तैयार करते समय या इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करते समय हमें किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है ना। खास करके कौन वोट देने के लिए एलिजिबल होगा, इसके बारे में बात बताई गई है। वोटर होने के लिए या कह सकते हैं इलेक्टर होने के लिए रेसिडेंट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, है ना। रेसिडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स while making decision over who shall be treated as elector and who shall not be treated as an elector। तो इसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो बेसिकली क्लॉज 16 कहता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर क्लॉज 16 में यह उल्लेखित है भाई जो नॉन सिटीजन होगा, यानी जो गैर नागरिक है, कहने का मतलब कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाना चाहिए, यानी उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। मतदान करने का अधिकार नागरिकों को होगा। अब यहीं पर नागरिकता से संबंधित भी संवैधानिक प्रावधान आपके सामने आ जाता है। तो क्योंकि हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डील कर रहे हैं, तो आपको मैं वो साइट्स रिकमेंड कर देता हूं जिस पर फोकस्ड रहेंगे इस टॉपिक को पढ़ते और समझने के दौरान। देखिए, हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित व्यवस्था कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के माध्यम से, है ना। आर्टिकल 5 to 11 भाग 2 के अंदर जो अनुच्छेद क्रमांक 11 है, ये साफ साफ कहता है कि भारत की संसद को यह शक्ति दी जाती है कि वह नागरिकता से संबंधित नियामक तय कर सकती है, और वो भी कैसे? विधि के द्वारा। तो संसद अगर चाहे तो कानून के माध्यम से नागरिकता पे या नागरिकता से संबंधित मानकों को निर्धारित कर सकती है। मानकों को निर्धारित करने का मतलब ये हुआ कि कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे, कैसे नागरिकता से वंचित हो जाएगा कोई, ये सब तमाम चीजें बताई गई है। साथ में एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये कही गई है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, यदि एक बार संसद ने इस हेतु कोई कानून बना दिया तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कही गई अन्य बातों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी अनुच्छेद 11 की बुनियाद पर संसद के द्वारा नागरिकता को नियंत्रित व संचालित करने से संबंधित अगर किसी विधि का सृजन होता है तो वह विधि भाग 2 के अन्य प्रावधानों पर वरीयता प्राप्त करेगी। आर्टिकल 11 से ही अभिप्रेरणा लेते हुए भारत की संसद ने वर्ष 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पारित किया। 1955, इसी को हम कहते हैं भारतीय नागरिकता कानून। समझ रहे हो मेरी बात? भारतीय नागरिकता कानून। फिर अलग अलग समय में आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन होते रहे। तो ये जो भारतीय नागरिकता कानून है, ये बताता है कि किसे हम नागरिक मानेंगे, किसे गैर नागरिक मानेंगे, नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित प्रावधानों के बारे में, लाइक जस्ट सोलाई, जस्ट सैंग्विन, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ये सब नागरिकता प्राप्ति के माध्यम के तौर पे बताया जाता है। मूल मुद्दा ये नहीं है। एसआईआर के कंटेक्स्ट में मूल मुद्दा ये है कि क्या भारत के अंदर नागरिकता को निर्धारित करने से संबंधित जो भी कानून है आपके सामने 1955 का कानून, क्या नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र जारी करता है? क्या आपके पास नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र है जिसे आप दिखा सके ये मेरी सिटीजनशिप को निर्धारित
करने वाला प्रपत्र है या कार्ड है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं साहब, पासपोर्ट, अरे भाई पासपोर्ट भारत के अंदर आपकी नागरिकता को प्रमाणित करने वाला कार्ड नहीं है। देश के बाहर आपकी नेशनैलिटी को तय की जाती है पासपोर्ट के माध्यम से, राष्ट्रीयता को तय की जाती है। नागरिकता का संदर्भ बाह्य नहीं है, अंदरूनी है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता और राष्ट्रीयता में अंतर है। तो जब दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी पहचान आपका पासपोर्ट होता है, और पासपोर्ट आपकी सिटीजनशिप को कोरोबोरेट नहीं करता, सिटीजनशिप को इंगित नहीं करता। इट सिंपली रिप्रेजेंट्स और कोनोट्स योर नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी का परिचायक है, राष्ट्रीयता का परिचायक है। तो फिर भारत में नागरिकता के लिए क्या कोई ऐसा प्रपत्र नहीं है? जवाब होगा नहीं है। पहचान पत्र के तमाम माध्यम होते हैं, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, रेशन कार्ड और भी तमाम चीजें, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब। तो नागरिकता से संबंधित जो भी संवैधानिक व कानूनी प्रावधान है, उसमें नागरिकता को सीधे तौर पे प्रमाणित करने वाला कोई प्रमाण पत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रही है। ठीक है, अब इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर इसकी जरूरत पड़ रही है। कैसे आप नागरिकता को प्रमाणित करेंगे? अब इसमें बताया गया है कि देखिए 1955 से लेकर 1987 तक हमारे यहाँ नागरिकता को लेकर यह व्यवस्था रही है कि भाई अगर आपके माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो आपको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 87 से लेकर 2004 तक के दौर में ये बताया गया कि इस दौर में जो लोग पैदा होंगे उनको अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कम से कम माँ और बाप में से किसी एक का नागरिक होना आवश्यक है। और 2004 के बाद ये तय हुआ कि 2004 ऑनवर्ड्स अगर आपको नागरिकता हासिल करनी है तो और माँ और बाप में से दोनों का प्रूफ देना होगा कि ये दोनों भारत के नागरिक हैं। चीजें धीरे धीरे थोड़ी टफ होती गई। अब चूंकि चुनाव के संदर्भ में बिहार के अंदर, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि केवल बिहार में ही एसआईआर होगा, वो तो पूरे देश में होता है, पूरे देश में होगा, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव होना है नवंबर महीने में, तो वहीं से इसकी शुरुआत की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। अब इसमें यह मसला आ रहा है कि एसआईआर के तहत जो लोग वोटर के रूप में 2003 के पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि 2003 में लास्ट एसआईआर हुआ है बिहार के अंदर, 2003 में बिहार के अंदर लास्ट एसआईआर हुआ है। और उस इंटेंसिव रिवीजन के तहत, यानी मतदाता गहन पुनरीक्षण के तहत, जो लोग मतदाता सूची में हैं उनको ना तो अपनी सिटीजनशिप को प्रूफ करना है और ना ही कोई अलग से प्रमाण पत्र देना है, बस उन्हें एक फॉर्म फिलअप करना होगा और उस फॉर्म के साथ पुरानी मतदाता सूची की जिसमें उनका नाम अंकित है उसका एक कॉपी संलग्न करके बूथ लेवल ऑफिस जाकर बूथ लेवल ऑफिसर को देना है, बीएलओ को देना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मतगणना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मतदाता की गणना करने वाले जो कर्मचारी होते थे वो आपके घर घर जाकर इलेक्टोरल रोल तैयार करते थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं मतदाता सूची तैयार करते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कर्मचारी आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि आपको बूथ लेवल ऑफिस जाकर बूथ लेवल ऑफिसर के पास ये प्रपत्र जमा करना पड़ेगा, फॉर्म जमा करना पड़ेगा। अब वो फॉर्म क्या है? हमारे यहाँ बेसिकली मतदाता पंजीकरण नियमावली काम करती है जो 1960 की है, मतदाता पंजीकरण नियमावली।
तो देखिए अन्य प्रावधानों के साथ आप इस प्रावधान पर भी फोकस करेंगे, मतदाता पंजीकरण नियमावली। मतदाता पंजीकरण नियमावली 1960। अब ये जो मतदाता पंजीकरण नियमावली 1960 है, इसके तहत एक फॉर्म की व्यवस्था है जिसको बोला जाता है फॉर्म 6। फॉर्म 6 ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपके पूरे डिटेल्स होते हैं एक मतदाता के तौर पे। और अब तक की यही परंपरा रही है कि जो मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारी वो अधिकारी होते हैं, वो आपके घर पे जाते हैं। और इंटेंसिव रिवीजन पहले भी होता रहा है, लेकिन रिवीजन का जो तरीका होता था, ये 2 फॉर्म लेकर जाते थे। एक फॉर्म जो पुराना वाला था जिसमें आपका पूरा डिटेल होगा और पुरानी फोटो होगी, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर दूसरा फॉर्म देंगे, कहेंगे कैसा है, अपना डिटेल इसमें भरिए और भरने के बाद नई फोटो इस पे चस्पा कर दीजिए, नई फोटो लगा दीजिए। इससे क्या होगा भाई, ये पता चल जाएगा कि पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच का जो अंतराल है। अच्छा, इसके लिए कोई ये कंपलसरी नहीं है कि हर चुनाव के पहले एसआईआर हो, ये चुनाव आयोग कभी भी करा सकता है ना, जब उसे उचित लगे। तो बिहार के अंदर अब देखिए 2024 में तो पूरे देश में आम चुनाव हुआ लोकसभा का, फिर भी एसआईआर नहीं हुआ। तो बिहार के अंदर लास्ट एसआईआर हुआ है 2003 में, 22 साल के बाद अब हो रहा है। जिसमें पहले जो एसआईआर होते रहा है उसकी तुलना में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारे में ऊहापोह मची हुई है और अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पे छीटाकशी करने में लगे हैं। उन सारे बदलावों को समझने के लिए इस पूरी एक व्यापक बैकग्राउंड को लेकर आपको चलना होगा। अब जैसे फॉर्म क्रमांक 6 है जो मैंने आपको बताया, कि उस फॉर्म में अपना डिटेल्स और फोटो लगाना होता है। नया फोटो आप लगा देंगे, अपडेट हो जाएगी आपकी मतदाता सूची, मतलब मतदाता सूची में आपका नाम अपडेट हो जाएगा। अब इस बार क्या कुछ विसंगतियां देखने को मिल रही है वो मैं बताना चाह रहा हूं। 2003 तक जो एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके मामले में बस एक थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये है कि मतदाताओं की सूची तैयार करने वाले कर्मचारी उसके घर पर जाकर उसका लेखा जोखा नहीं लेंगे, बल्कि मतदाता को खुद चलकर बूथ लेवल ऑफिस में आना पड़ेगा और बूथ लेवल ऑफिसर को ये फॉर्म नंबर 6 को फिलअप करके देना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात, सारा डिटेल। अच्छा, उसे ये नहीं प्रूफ करना है कि वेदर ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, ऐसा कुछ नहीं। ये मान लिया जाएगा कि वो भारत का ही नागरिक है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन 2003 के बाद मतदाता सूची में जिनका भी नाम अंकित है उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रमाणित करनी पड़ेगी, अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी। और नागरिकता कैसे प्रमाणित करेंगे, इसके लिए उन्हें बताना पड़ेगा अपने माँ और बाप यानी माता और पिता दोनों के जन्म, जन्म तिथि, जन्म स्थान, इन सब के बारे में डिटेल्स देना होगा। तो जाकर आपका नाम मतदाता सूची में अगर पहले से है 2003 के बाद तो बना रहेगा, अन्यथा उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये एक मसला है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 16 कहती है कि भाई मतदाता सूची में गैर नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है। और वहीं आप देखेंगे इसकी जो धारा 19 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 19, इसमें साफ साफ बताया गया है कि वही मतदान करेगा जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है। तो अभी जो डेडलाइन रखी गई है 1 जुलाई 2025 तक जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है वही बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान कर पाएंगे।
और 20 के अंदर बताया गया है कि मतदाताओं के निर्धारण के दौरान या इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन के दौरान आवास का क्या अभिप्राय है ना, आवास, रेसिडेंस। और 21 में बताया गया है कि कभी भी निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर सकता है। अभी मैंने आपके सामने यहां लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की विभिन्न धाराओं के बारे में। ठीक है, एक और बात, अब चूंकि 2003 के बाद जिन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना है या पहले से नाम दर्ज है उसे बनाए रखना है, तो भाई उन्हें अपने माँ बाप दोनों के प्रूफ देने पड़ेंगे कि हाँ वो भारत के ही नागरिक हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि 2004 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ नागरिकता कानून में यही व्यवस्था लाई गई, भाई माँ बाप दोनों की, अगर दोनों भारत के नागरिक हैं तो ही उनके बाल बच्चे नागरिक होंगे। 87 से लेकर 2004 तक क्या व्यवस्था थी, अगर माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसकी औलाद नागरिकता पाने के लिए सक्षम है। अच्छा, 1955 से लेकर 87 तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। यहां पर खूब नागरिकता का भी मामला उछाला जा रहा है, जो कि स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं दोनों का आपस में कनेक्शन है। अब देखिए, मैंने एक संदर्भ आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे यहाँ ना तो संविधान के माध्यम से ना ही भारतीय नागरिकता कानून के सौजन्य से ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके तहत लोगों को नागरिकता से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें चूंकि मैंने आपको बताया कि 2003 ऑनवर्ड्स जो वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम आया है, उनको अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए माँ बाप के नागरिक होने संबंधी दस्तावेज देने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब दस्तावेज है ही नहीं तो क्या देंगे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ निर्धारण किया है, जैसे आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, इनको नागरिकता प्रमाणित करने से संबंधित दस्तावेज के रूप में पेश नहीं कर सकते, लेकिन रेशन कार्ड अगर है प्लस जमीन जायदाद घर मकान के दस्तावेज हो या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 10वीं क्लास का बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको दर्शाना पड़ेगा। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी ये है कि भाई रेशन कार्ड को तो आप आधार बना रहे हैं, आधार कार्ड को खारिज कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अगर किसी नए व्यक्ति को जो पहले से रेशन कार्ड का हकदार नहीं रहा है, अगर वो रेशन कार्ड बनवाना चाहता है तो इसके लिए उसे अपना आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा, तो ही रेशन कार्ड बनेगा। तो वहाँ पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को लगा सकते हैं, फिर रेशन कार्ड बनेगा। अब ये कितनी बड़ी दुविधा है, यहाँ इलेक्टोरल रोल में नाम अंकित कराने के लिए आधार कार्ड आप नहीं दे सकते, रेशन कार्ड देना होगा। एक तरह से इसको लेकर भी काफी मजाक बन रहा है इलेक्शन कमीशन का। प्लस अब बार बार इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश से घुसपैठिए बिहार के रास्ते ज़्यादा आते हैं या भारत में आते हैं, उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के अंदर अलग अलग जगहों पर अपना नाम डलवा रखा है, हमें उनको बाहर करना है। आपको बताऊं, इमिग्रेंट रिलेटेड या रिफ्यूजी प्रॉब्लम के लिहाज से अगर बात किया जाए बिहार को लेकर, अगर वहाँ की डेमोग्राफी को देखें और जोग्राफिकल टेरिटरी को देखें, तो बिहार में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की समस्या नहीं है। बिहार में जो रिफ्यूजी समस्या होती है वो आमतौर पे नेपाल को लेकर होती है। नेपाल से लोगों का तो बड़ा इजी पेनिट्रेशन हो जाता है, कोई रोक टोक ही नहीं है, और वो बिहार में आकर संभव है इलेक्टोरल रोल में अपना नाम गलत तरीके से दर्ज करा लेते हैं। फोकस तो नेपालियों पर किया जाना चाहिए, मुद्दा उछाला जा रहा है बांग्लादेशियों का। खैर, हो सकता है इसमें कुछ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भी होंगे, बट ये राजनीतिक गलियारे में इस तरह की बहस चलती है, चलेगी ही। दूसरी बात, इसके लिए 31 दिन की समय सीमा रखी गई है, क्योंकि 2003 में जो एसआईआर हुआ था वो 31 दिन में पूरा कर लिया गया था, जबकि तब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इस समय तो भाई हम पूरी तरह से डिजिटल रिवॉल्यूशन वाले दौर में चल रहे हैं, तो
हमारे पास पर्याप्त समय है 31 दिन, ऐसा एसआईआर के समर्थकों का कहना है। लेकिन अगर बिहार की डेमोग्राफी को आप नज़दीक से देखें तो आपको साफ साफ लगेगा, भाई बिहार में देखो कुल मतदाता लगभग 8 करोड़ है, और उसमें से आप मान के चलिए 50 लाख से अधिक मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं, क्योंकि बिहार से कुल लगभग 1 करोड़ लोग प्रवासी के तौर पे बिहार से बाहर काम धाम के चक्कर में रहते हैं, और वोट देते समय वो अपने घर पर आ जाते हैं, और जहां उनका रेसिडेंस है, जहां के वो वोटर हैं, वहां जाकर मतदान करते हैं। अब समस्या ये है, पहले देखिए, पहले क्या होता था, मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारी आपके घर पे जाते थे, घर में अगर कोई भी एक सदस्य है और जो बाहर वाले हैं, वो बाहर वालों का डिटेल दे देता था कि हाँ फला व्यक्ति के 2 लड़के 1 लड़की, 2 दिल्ली में है, 1 जयपुर में है, वो मतदाता हैं, अपडेट कर लिया गया, हाँ ठीक है। और उनके पास तो पूरा डिटेल होता है कि भाई पिछले चुनाव में उन्होंने मतदान किया है कि नहीं, वो देख लिया, अपडेट कर लिए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 20 ये कहती भी है, भाई निवास मतदान के लिए एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परमानेंट रेसिडेंट से बाहर है, यानी कहीं टेम्पोररली निवास कर रहा है, तो इससे परमानेंट रेसिडेंस का उसका हक छीन जाएगा। नहीं, वो परमानेंट रेसिडेंस को आधार बनाकर अपने मतदाता अधिकार को बनाए रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां भी इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, बस ये जरूर बोला गया है कि आपको बूथ लेवल ऑफिस आना पड़ेगा और वहां आकर आप आवश्यक कागजात जमा कराएं। अब बताइए, इस दौर में, इस समय जो लाखों लाख की संख्या में बिहारी प्रवासी बाहर रह रहे हैं, तो कुल 1 करोड़ बाहर रहते हैं, उनमें से मान के चलिए कि मतदाता के रूप में 50 से 60 लाख हैं, वो इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे आएंगे, पहली बात। अच्छा, केवल आने तक ही नहीं है, मान लो जाकर बूथ लेवल ऑफिस में अपना डिटेल्स जमा भी कर दिए, तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी आपके घर आएंगे और पता करेंगे कि आपने जो फॉर्म जमा किया है, या इस नाम के व्यक्ति ने फॉर्म जमा किया है इलेक्टोरल रोल में अपने नाम को बनाए रखने के लिए, या पहले से अगर नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए, कौन व्यक्ति है। वेरिफिकेशन के तो कई तरीके हो सकते हैं, किसी और से पूछ के मान लेना, या अगर अविश्वास हो तो सीधे कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब जो बाहर काम धाम करने वाला व्यक्ति है, आपके चक्कर में जाकर 15-20 दिन अगर बैठ गया, तो उसका एम्प्लॉयर तो उसे किक आउट कर देगा। ये एक बड़ी समस्या है। आप कहेंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्म जमा करने के लिए वहां आने की जरूरत ही नहीं है बीएलओ के पास या बीएलए के पास। बूथ लेवल एजेंट या बूथ लेवल ऑफिसर जो कह लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां से फॉर्म अपलोड करिए, फॉर्म 6 डिटेल्स भरिए, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके सबमिट कर दीजिए। अब बताइए, किसी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर गेट कीपिंग करने वाला व्यक्ति तो लैपटॉप लेकर बैठा है क्या, वो इतना बड़ा टेक से भी है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे सिविल सेवा अभ्यर्थी, कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है तो साइबर कैफे का सहारा लेते हैं, कहाँ से कर ले जाएगा। और कई बार इस तरह की जब जटिलताएं आती है तो व्यक्ति छोड़ देता है, छोड़ो गोली मारो। ये भी तो समस्या है, ये एक बड़ी समस्या। दूसरी चीज, लोगों के पास जागरूकता का अभाव। अगर बिहार की साक्षरता दर देखें आप, तो लगभग 61-62% है।
जबकि पूरे हिंदुस्तान की साक्षरता दर 72.9 समथिंग है, मतलब 73% के अनुसार, 73% के आसपास। ये ऐसा क्यों कहा मैं? इसलिए कि जहां साक्षरता दर कम है वहां ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे बिहार के अंदर जो मैट्रिक ही नहीं किए हैं। अब जब मैट्रिक नहीं किए हैं तो भाई उनके जन्म और रेसिडेंस के प्रमाण के रूप में, आमतौर पे जन्म के प्रमाण के रूप में, जन्म तिथि को लेकर मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। और ये डॉक्यूमेंट सबके पास तो नहीं होगा। जो 61-62% मैं लिटरेसी रेट बताया आपको, इसमें तो भाई वो भी लिटरेट है ना, जो किसी एक भाषा को पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, लिखने के नाम पे सिग्नेचर भी कर दिए तो लिटरेट हो गए, साक्षर हो गए। तो इन सभी प्रकार के साक्षरों को मिलाकर साक्षरता दर 61-62% के आसपास है। और महिला संवर्ग की तो और भी दुर्दशा है। अब ये कहां से डॉक्यूमेंट जुगाड़ करेंगे भाई? ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात, आप बताइए, लोग जा जाकर अपनी मतगणना सूची को अपडेट कराएं कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका से बचें। बिहार के अंदर आपको बताऊं, इस समय ये जुलाई अगस्त का जो महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर तक कह लीजिए, खास करके अगस्त तो पीक पे होता है, जहां लगभग 25 से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। भाई कुल 38 जिले हैं बिहार में, इसमें से 27-28 जिले बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। और बाढ़ग्रस्त का मतलब ये नहीं कि गंगा, सोन या कोसी, केवल इनकी पानी की मात्रा, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां कटाव की समस्या होती है और गांव का गांव कटाव का शिकार हो जाता है। बिहार के भोजपुर जिले के अंदर तहसील है शाहपुर तहसील, उस तहसील के अंदर एक गांव है जवैनिया गांव। उस गांव में एक तरह से कह सकते हैं कुल घरों की संख्या लगभग 300 350 होगी, जिसमें 200 से अधिक घर नदी में समा गए हैं। अब बताइए, वहां के लोग इस प्राकृतिक आपदा से निपटे या बूथ लेवल ऑफिसर के पास उसके ऑफिस में जाके मतगणना सूची में अपने नाम का रिवीजन करवाएं, नाम को रिवाइज करवाएं? तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अब जो प्रवासी यहां नहीं आएंगे, अब उनका तो अपडेट नहीं होगा मतदाता सूची में नाम। अब आप कहेंगे उन्हें आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? पर कैपिटा इनकम देख लो, बिहार सबसे नीचे है। एक बड़ी आबादी ऐसी है बिहार के अंदर की दिन में कमाएगी तो रात में खाएगी, और वो भी उपार्जन बिहार में रहकर नहीं करती बल्कि बाहर जाकर, वहां से वापस बुला लेंगे आप, बेचारे के काम धंधे छूट जाएंगे। इस वजह से निर्वाचन आयोग के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो टाइमिंग चूज की वो उपयुक्त नहीं है। बिहार जैसे राज्य में नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव होना है तो रिवीजन होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जाना चाहिए। बट इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित राज्य की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी कैसी है। जब तक आप उसके भूगोल और उसकी जननांकिकी का ध्यान नहीं रखेंगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। अब इसको लेकर खूब कंट्रोवर्सी चल रही है।
तो खैर, अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मैगजीन के अंदर एसआईआर के बारे में जो डिस्कशन किया गया है, अब आप पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। देख रहे एसआईआर की आवश्यकता, चिंताएं और चुनौतियां, आगे की राह, ये सब तमाम चीजें हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन टॉपिक पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे, मतलब समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर जो इस समय बहस का वातावरण बना हुआ है, विवाद का वातावरण बना हुआ है, उसकी मूल में क्या है। थैंक यू सो मच।